नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऑल पार्टी मीटिंग करने का अनुरोध किया है, जिससे हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एक साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर विजन और मिशन साफ है तो हम सब एक साथ लड़ेंगे, ये तय हो गया है। बता दें कि मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर सभी को सतर्क होना है, इसीलिए हम सभी एक साथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की थी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कुछ नेता भी हैं जो विपक्षी दलों को एक ही छतरी के नीचे लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की वकालत कर चुके हैं। इसको लेकर तेलंगाना के सीएम KCR की पार्टी की ओर से हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की गई थी। इसी कड़ी में अब नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की है। बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ऑल आर टुगेदर, देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब तो इस सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। जहां कार्यक्रम को लेकर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश को कई सौगातें दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पूज्य बाबू कहते थे कि भारत की आत्माएं गांवों में बसती हैं, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना किया है। जहां आज़ादी के बाद भी सरकारों ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया है, तो वहीं पीएम मोदी ने शिवराज सरकार के कामों की सराहना करते हुए छिंदवाड़ा के विकास की बात को करते हुए कमलनाथ पर भी निशाना साधा। भाई शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, पंचायती राज मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं भाई गिरिराज जी, विधायकगण, सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं
मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा है। भाई शिवराज उत्तर जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के मद्देनजर सोमवार को सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया अतीत हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में राज्य और सुरक्षा की खुशहाली को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब यूपी में माफिया अपराधी अतीत हो गए हैं और राज्य अब सुरक्षा, खुशहाली और रोजगार का प्रतीक बन रहा है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि माफिया के इलाज के लिए यूपी पुलिस पर्याप्त है। जहां बेटियां पहले जब पढ़ने के लिए दूर जाने के लिए मजबूर रहती थीं और माँ बाप के मन में चिंता रहती थी, लेकिन अब यूपी में भयमुक्त वातावरण है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देखने के लिए बीजेपी सरकार ने यूपी में काम किया है और ये चुनाव डबल इंजन के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने का चुनाव है। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और इसलिए मेरी सहारनपुर के सभी नागरिकों से अपील होगी, हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। हम सबको तय करना है, तय ये करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा, भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर की जांच करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में उन्हें कमेटी बनाने को कहा है। तो वहीं बीएसपी विधायक उमा शंकर ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने असद अहमद के एनकाउंटर की न्यायिक जांच करने का निर्णय लिया है। साथ ही माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके गुर्गे गुलाम के एनकाउंटर की जांच कमेटी की ओर से की जाएगी। बता दें कि इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के जज राजीव लोचन मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाएगा। तो वहीं प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या मामले में 3 सदस्यीय आयोग गठित की गई है, जिसके लिए यूपीएससीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का झांसी में 13 अप्रैल को एनकाउंटर किया था। इस बीच अतीक अहमद की मौत के बाद अब बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज में मेयर का चुनाव लड़ाना चाहती है, जहां शाइस्ता का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि बसपा नेता राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में शाइस्ता परवीन का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन शाइस्ता का नाम इस मामले से जुड़ जाएगा, पार्टी उनसे सारे संबंध तोड़ लेगी। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन वह इसमें शामिल होंगी, बसपा उनसे सभी संबंध तोड़ लेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी भी पार्टी के साथ है। प्रयागराज से लड़ाते हैं, लेकिन तब तक ये घटना घटित हो गई और जिसके साथ वो घटना घटित हुई, घटना बहुत निंदनीय घटना थी और उस परिवार के लोगों ने, जिसके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई, उन लोगों ने शाइस्ता परवीन नामजद मुलजिम बनाया है और तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी अरेस्ट नहीं की है। ऐसी तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं पहलवानों की, जिनका प्रदर्शन अभी भी जंतर मंतर पर जारी है। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है, जहां दूसरी बार हो रहे विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया शामिल हैं। इस दौरान इनका कहना है कि जब तक भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक वह अपना धरना जारी रखेंगे। इस बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही विनेश फोगाट ने खेल मंत्रालय पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कमेटी सिर्फ नाम के लिए थी, सब कुछ ब्रजभूषण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खेल मंत्रालय की तरफ से राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमने जिस पर भरोसा किया उसने हमें धोखा दिया है। बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का कहना है कि अब चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी उनके समर्थन में आए, उन सभी का वो स्वागत करते हैं। बता दें कि विनेश फोगाट और बाकी सभी 7 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस बीच खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव अगले महीने होने वाले थे और ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहलवानों ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान खेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ एक एड हॉक कमेटी बनाएगी। यही कमेटी 45 दिन के अंदर कुश्ती महासंघ का चुनाव कराएगी। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सर्वखात पंचायतें हैं, जो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना ख़त्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं, जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान के और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। सभी खाप पंचायतों, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला धरना किन लोगों की वजह से खराब हुआ है, हमें झांसे में ले लिया गया, तो अभी यही समय है कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो। जिन बेटियों ने इतना बड़ा साहस दिखाकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जताई है, तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो।
सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है, पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़ें और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां एकनाथ शिंदे की सरकार पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है और सरकार को लेकर भविष्यवाणी भी की है। शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले घड़े के प्रमुख नेता संजय राउत ने जलगांव में दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है। संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है और अगले महीने 15 से 20 दिन तक ही ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना ने संजय राउत को फर्जी ज्योतिषी करार दिया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह की भविष्यवाणी पहले भी कर चुके हैं। शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले घड़े के प्रमुख नेता संजय राउत ने जलगांव में पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमिलनाडु में पड़ी इनकम टैक्स के छापे की। बता दें कि इसको लेकर जी स्क्वायर कंपनी में 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। तमिलनाडु में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। ये कार्रवाई जी स्क्वायर के करीब 50 से ज़्यादा जगहों पर की गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों की तरफ से राजधानी चेन्नई, कोयम्बटूर, चित्तूरी और हेसूर में जी स्क्वायर निर्माण समूह से जुड़े करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई। दरअसल जी स्क्वायर कंपनी राजनीतिक विवाद में घिरी रही है, जहां विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ डीएमके के शीर्ष नेताओं पर रियल एस्टेट कंपनी को राज्य में तेजी से बढ़ाने में मदद करने का आरोप लगाया था। तो वहीं आयकर विभाग की इस छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में डीएमके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस मामले में डीएमके विधायक एमके मोहन के बेटे के घर भी छापेमारी की गई, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि एमके मोहन के बेटे जी स्क्वायर के शेयरधारक हैं। इसको लेकर ही उनके कार्यकर्ता लगातार इस इनकम टैक्स की छापेमारी का विरोध कर रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सूडान की, जहां पहला मिलिट्री और सेना के बीच जंग जारी है। इस बीच भारत की तरफ से भारतीय वायुसेना के 2 विमान जोधा में भेजे गए हैं। सूडान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां देश में गृह युद्ध की चपेट को लेकर सेना और अर्धसैनिक रैपिड फोर्स के बीच हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हिंसा में 413 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने कहा कि इसकी कीमत बच्चों को चुकानी पड़ रही है, जहां हिंसा में 9 बच्चों की भी मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूडान में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक संघर्ष में 413 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं इस हमले में 3,551 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 2 C-130J विमान इस समय जदाह के स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। तो वहीं इसके अलावा INS सुमेधा भी सूडान के बंदरगाह पहुंच गया है, जहां अफ्रीकी देश सूडान इस समय गृह युद्ध से जूझ रहा है। तो वहीं संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को सकुशल बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पर पहुंच गए हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं असम की, जहां ओलावृष्टि और भारी बारिश से लगातार तबाही का मंजर सामने आ रहा है। बता दें कि असम के तिनसुकिया जिले में
तेज आंधी और ओलावृष्टि के बाद तबाही का सिलसिला जारी है। इस आपदा के कारण अब तक 41,000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, तो वहीं 2 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान तिनसुकिया के जिले के उपायुक्त ने कहा, शनिवार और रविवार की शाम को हुई तेज आंधी और ओलावृष्टि को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से स्कूल बंद रखने दिए जाएंगे। इससे पहले ही शुक्रवार को असम के करीमगंज जिले में तेज आंधी तूफान के साथ 7 साल के साथ एक बच्चे की मौत हुई थी, जहां 400 से ज़्यादा घर इस आंधी तूफान से प्रभावित हुए थे। तो वहीं पाथरकंडी राजस्व मंडल अधिकारी अर्पिता दत्ता मजूमदार के मुताबिक पाथरकंडी के 5 ग्राम पंचायतों के 428 परिवार भी इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। देश लाइव में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।